नमस्ते दोस्तों। हिंदी की बोधगम्य, मनोहारी और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी अकेली राह। कहानी एक अविवाहित युवती की त्रासदी को प्रतिबिंबित करती है। तो शुरू करते हैं कहानी अकेली राह। शाम को गौरी घर पहुंची तो अम्मा गुस्से से भरी बैठी थीं। जाने कब से लौटने की राह देख रही थीं। रोज़ तो वो कहीं बाहर जाती तो दूसरी चाबी ले जाती थीं, पर आज जल्दी में रुमाल में बंधी चाबी घर में ही भूल गई थीं। कीर्तन से लौटी तो बूंदाबांदी होने लगी। जल्दी जल्दी घर आईं, कमर टटोली तो रुमाल गायब। दालान में टूटी चारपाई पड़ी थी, उसी पर लेट गईं। गौरी ने आकर दालान में माँ को देखा तो आश्चर्य से कहा, अम्मा यहाँ क्यों पड़ी हो? कमरे खोल लिए होते। कमरे खोल लिए होते अपना सिर, कुड़कर माँ ने कहा। तुमने तो दुखी कर दिया गौरी। सुबह की गई अब लौटी हो। काम सभी करते हैं, पर तुम्हारे जैसा निराला काम किसी का नहीं देखा भाई। इंसान वक्त से जाए वक्त से आए। रुमाल निगोड़ा अंदर ही रह गया था। दोपहर से यहीं पड़ी हूँ भूखी प्यासी। गौरी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, बिजली जलाई और अपनी किताबें मेज पर रख दी। फिर चारपाई पर बैठकर सैंडल उतारने लगी। अम्मा कमरे में खड़ी होकर नाटकीय ढंग से बोली, सुनो गौरी, बहुत सहा है हमने, अब चुप नहीं रहा जाता। भले लोगों की तरह 4 बजे घर लौट आया करो। दिया जले तक इधर उधर डोलना हमें पसंद नहीं है। गौरी ने कुछ झुंझला कर कहा, किया क्या है मैंने? एक मीटिंग थी, उसी में देर हो गई। तुम्हारी तो आए दिन मीटिंग ही होती रहती है। तुम्हारी मेहनत से ही तो सारे हिंदुस्तान का उद्धार होगा। तुम ना काम करोगी तो बेचारी गांव की औरतें बिना पढ़े ही ना रह जाएंगी। यही तो चाची। दरवाज़ा खुलते देख वासंती की माँ हाथ में कटोरी लेकर दही मांगने चली आई थीं और कमरे की देहरी पर खड़ी हो वार्तालाप सुन रही थीं। बोली, यही तो चाची, आजकल की नई लड़कियां यही समझे हैं। जिन औरतों के नसीब में सुख है वे बिना पढ़े ही खुश हैं। और भला बूढ़ा तोता भी कभी पढ़े है? थोड़ा सा जामन चाहिए दही को। गौरी की क्रोधपूर्ण दृष्टि अपने ऊपर पाकर उन्होंने झट से बात बदल दी। जब तक अम्मा ने दही लाकर दिया वो वहीं खड़ी रहीं। जब कटोरी हाथ में आ गई तो दुलार से कहा, कैसा मुंह कुम्हला गया है बिटिया का। मेहनत पड़ती है ना। हाँ, दिन में लड़कियों को पढ़ाए और शाम को बुढ़ियों से सिर मारे। उसके जाने के बाद माँ बेटी मौन रहीं। फिर माँ ने पिघल कर कहा, ठीक ही तो कह रही थी वासंती की माँ, थक गई होगी, चाय पिएगी? गौरी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं और लेट गई। आंखें बंद कर लीं। सचमुच वो थकी थी, पर उसे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था। खुद तो चाबी भूल गई, नाराज़गी मुझ पर। और ये बासंती की माँ खामखा बीच में नाक अड़ाने आ गई। मगर थकान और गुस्से के बावजूद उसके मन में थोड़ा सा संतोष था। अंधेरा हो गया था, इसीलिए साबिरा और रहमान उसे पहुंचाने आए थे। साबिरा लगातार बात करती आई थी। रहमान और गौरी एक दूसरे की उपस्थिति के बोध में खोए बीच बीच में हाँ हूँ कर रहे थे। काफ़ी देर बाद साबिरा ने जाना कि दोनों में से कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। गौरी सीधी दृष्टि से सामने देख रही थी और रहमान कभी कभी सीटी बजा उठता था। साबिरा मुस्कुराकर चुप हो गई। दोनों ने इस पर भी कोई ध्यान न दिया। फैज़ बाजार के चौराहे पर तीनों रुक गए। उनमें एक मूक समझौता सा था कि मित्रता चाहे कितनी भी हो, पर गौरी के घर तक उन्हें नहीं जाना है। साबिरा अकेली होती तो चली जाती, पर रहमान के साथ गौरी उस चौराहे के बाद अकेली ही जाती। रहमान खोया सा खड़ा रह जाता और गौरी जल्दी जल्दी पैर बढ़ाती टेढ़ी गलियों और ऊंचे मकानों के बीच खो जाती। उसके अंदर कुछ छटपटाता, कुछ कसमासाहट सी होती और जब तक वो दोबारा रहमान से न मिलती वो एक विचित्र सी बेकली महसूस करती। आज कई दिन बाद रहमान से उसकी मुलाकात हुई थी। पहले वो और साबिरा सोशल सर्विस लीग की कार्यकारिणी की मीटिंग में गई थीं। साबिरा का घर रास्ते में पड़ता था। गौरी वहाँ रुकी तो देखा कि रहमान कुर्सी पर उकताया सा बैठा पुराना अखबार पढ़ रहा है। गौरी को देखकर उसकी आंखें जाग सी गईं। उनमें जो हर्ष की लहर आई उसे साबिरा ने भी देखा। मुस्कुराते हुए कहा, बैठो गौरी, मैं चाय बनवाती हूँ।
और अंदर चली गई। गौरी ने एक हाथ अपने बालों पर फेरा, आंचल ठीक किया और रहमान से कुछ दूर एक कुर्सी पर बैठ गई। रहमान ने अखबार नीचे डाल दिया और उठकर गौरी की कुर्सी के हत्थे पर बैठ गया। गौरी ने आंखें ऊपर कर उसे देखा। रहमान ने कुछ झुक कर पूछा, गौरी देवी कैसी हैं? मिजाज तो अच्छे हैं? आपकी दुआ है। और रहमान साहब कैसे हैं? रहमान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और कहा, मजाक करती हो? देखिए क्या करते हैं, साबिरा आती होगी। गौरी अलग हटती हुई बोली। बाहर कुछ खटपट हुई और साबिरा अंदर आई। उसकी आंखों में शरारत थी। रहमान ने उससे कहा, आज गौरी देवी कुछ नाराज जान पड़ती हैं, क्या बात है? बात क्या होगा, आपने ही कुछ कर दिया होगा। छू दिया क्या इन्हें? घर जाकर नहाना पड़ेगा। सच? रहमान बोला। और क्या, इनकी अम्मा बड़ी पुराने ख्यालों की हैं। पहली बार जब मैं गई तो उन्हें मेरे बारे में पता न था, चारपाई पर बैठाया। जब मैं गौरी को वापस पहुंचाने गई तो चारपाई भीगी हुई धूप में सूख रही थी। गौरी का मुंह जेब से लाल हो आया। कहा, साबिरा की बातें तो आप जानते ही हैं, आधी गप होती है। पर उसने देखा कि रहमान चाय पीते हुए गंभीर हो गया। चाय पीने के बाद ही गौरी ने घर जाने के लिए आग्रह किया। साबिरा कपड़े बदलने अंदर गई तो रहमान ने एकाएक कहा, तो शादी के बाद तुम्हें कितनी बार नहाना पड़ेगा? गौरी का मुंह लज्जा से लाल हो गया। कहा, आपको तो बस हर वक्त मजाक ही सूझता है। और अब उन बातों को मन में दोहराकर वो आकुल सी हो उठी। इस घर में आकर रहमान और साबिरा कितनी दूर पहुंच से बाहर जान पड़ते थे। रहमान की दुनिया दूसरी थी और गली के इस मकान की गौरी की दुनिया दूसरी। भले ही वो पढ़ लिख कर स्वतंत्र हो गई हो, पर इतना बड़ा कदम उठाते हुए उसे भय लगता था। इसीलिए एक पलायनवादी की तरह उसने वास्तविकता की ओर से आंखें बंद कर ली थीं। साबिरा के गंभीर प्रश्नों का उत्तर उसने टाल दिया था। अभी वो केवल चाहे जाने के सुख, तुष्टि और हर्ष की लहरों में डूबी रहना चाहती थी। साबिरा उस शाम सिनेमा ना आ सकी। रहमान से उसने कहा था कि उसे ज़रूरी काम है, पर गौरी जानती थी कि साबिरा ने बहाना बना दिया, जिससे कि रहमान और गौरी कुछ समय अकेले रह सकें। गौरी रहमान के साथ कई बार फिल्में देख चुकी थी, पर हर बार साबिरा भी साथ होती थी। आज गौरी और रहमान अकेले थे। रहमान की उपस्थिति से उसे एक अपूर्व शांति व शीतलता मिलती थी। रहमान साथ होता तो गौरी को लगता कि वो पूर्ण हो गई है, सारी चिंताओं को भुला देती और रहमान के सामीप्य के सुख में डूब जाती। कितने कम मौके होते थे जब वे दोनों साथ होते। गौरी को अपना जीवन एक लंबी नीरस सड़क की भांति लगता, लेकिन उस सड़क पर कहीं कहीं दूर दूर छां भी थी। रहमान ने पूछा, क्या सोच रही हो गौरी? कुछ खास नहीं। मुझे लगता है कि सांस जो रोज लेती हूँ, चलती फिरती हूँ, सभी काम करती हूँ, पर जीती कुछ ही क्षण हूँ। जैसे आज इस वक्त मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरी हंसी मेरे अस्तित्व के कुछ मायने हैं। शाम खत्म होगी कि जिंदगी चुक जाएगी। मैं अपने घर लौट जाऊंगी और आप अपने घर, और फिर तय नहीं कि फिर कब मिलेंगे। मैं सांसें लेती रहूंगी, मगर कभी कोई सांस सीने में अटक जाएगा। मेरी आंखें अपने आप भर आएंगी। गौरी के आगे अपने घर का एक स्पष्ट चित्र आया। ढीली चारपाई, बदरंग पलंगपोश, किराएदारों का शोर, बेसुरे कंठ से अम्मा का भजन। रहमान ने उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली और धीरे से कहा, मैं समझता हूँ गौरी, तभी तो कहता हूँ, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। लोग आखिर कर क्या लेंगे? तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? आज की दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। रहमान की सहानुभूति से गौरी का गला भर आया। उसने कहा, पर मैं अम्मा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं क्या करूं? रहमान के मुंह पर एक खोखली मुस्कुराहट थी। अगर तुम उम्मीद करती हो कि वो खुशी से राजी हो जाएंगी तो तुम धोखे में हो। वो कभी राजी नहीं होंगी। पर अब वे दिन गए गौरी, जब वालिदैन के लिए बच्चे खामोश रह जाते थे। हमें तो आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। उसने गौरी के मुख पर परेशानी और दुख का ऐसा मिश्रण देखा कि वो चुप हो गया। पूरे समय गौरी असाधारण रूप से चुप रही। रहमान ने एक दो बार पूछा भी, बुरा मान गई गौरी? तो जवाब मिला, नहीं, आप ठीक ही कहते हैं, कमजोरी तो मुझ में ही है। रहमान उसे छोड़ने आया। खड़े होकर उसने कहा,
एक बार तो मुस्कुरा दो गौरी, नहीं तो मैं कई दिन तक खुद को बुरा भला कहता रहूँगा। मैं तो वही करने को तैयार हूँ जिसमें तुम खुश रहो। तुम्हारे ख्यालात को मैं समझता हूँ, इसी से तुम्हारे लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ जाती है। गौरी मुस्कुराई। एक क्षण अपने को भूल उसने रहमान के कोट की बाह पर अपना हाथ रख दिया। कहा, अब तो खुश हैं? मैं कल साबिरा से लड़ाई करूँगी, कह दीजिएगा। कहकर वो जब जाने के लिए मुड़ी तो गली के कोने में मुड़ती हुई अम्मा और बासंती की माँ की पीठ उसे दिखाई दे गई, पर वो अपने विचारों में इतनी डूबी थी कि उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि अम्मा ने तरकारी का थैला बीचों बीच पटक दिया था और गुस्से से तमतमाता लाल मुंह किए खड़ी हुई थी। गौरी एक क्षण को सकपकाई। अम्मा ने पूछा, अब स्कूल खत्म हुआ है? पिक्चर चली गई थी। सो तो मैंने देखा। हाय भगवान, मेरी आंखें फूट क्यों ना गईं। हाय लल्लू के बाबू, यही दिन देखने के लिए मुझे छोड़ गए। कहते कहते वो चीख मार कर रो दी। गौरी के अपराधी भावना तुरंत उड़ गई। झुंझला कर कहा, ये क्या तमाशा कर रही हो? ऐसा क्या पाप किया है मैंने जो तुम सिर फोड़े ले रही हो? फोड़ूंगी, 100 बार फोड़ूंगी। तुमने तो मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। सड़क के बीच। शर्म और क्रोध से उनके कंठ से बोल नहीं निकला। फिर कुछ देर बाद चीख कर बोली, अरे चांडालिन, साबिरा के भाई से ही बातें हो रही थीं, बीच सड़क पर हाथ में हाथ देकर। हाय मैं क्या करूं, मर जाऊं? मरूंगी इसीलिए तो बीच आंगन में कुआं खुदवाया था। मैं ये अधर्म नहीं देखूंगी। उनके बाल बिखर गए थे, पल्ला सरक गया था, जैसे एक दानवी जोश उन पर चढ़ गया हो। घर के किराएदार इधर उधर से झांकने लगे थे। एक दो नीचे भी उतर आए थे। बासंती की माँ धीरे धीरे कह रही थी, अरे मैंने खुद देखा। हाय हाय, माँ का कलेजा क्यों ना टूट जाए। पढ़ लिख कर नाम डुबो दिया। गौरी की भीत त्रस्त आंखों ने झांकते हुए विद्रूप मुस्कुराते चेहरे देखे। बाहर दरवाजे पर छोटी सी भीड़ का नेतृत्व करती वासंती की माँ को देखा और फिर अपनी माँ को देखा। एक क्षण में वो प्यार भरी माँ से बदलकर कोई और हो गई थीं, अनजानी। तुम क्यों माँ, मैं ही मर जाती हूँ, तब तुम्हारी छाती में ठंडक पड़ेगी, गौरी ने कहा। हाँ मर जा, मैं बताशे बांटूंगी, ढोलक बजवाऊंगी, मर जा। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। ऐसी बेटी का तो मरना ही अच्छा। मोहल्ले में ये घटना अनहोनी थी। श्याम को भी खबर लगी, दौड़ा हुआ आया। दरवाजे की भीड़ को डपटता हुआ बोला, क्यों भीड़ लगा रखी है, सब अपने घर जाओ ना। अम्मा ने अपने भतीजे को देखा तो और चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। गौरी चुप हो अंदर चली आई और धोती मुंह में ठूंस कर बैठ गई। श्याम समझा बुझाकर अम्मा को दूसरे कमरे में ले गया। उनकी हिस्टीरिया ग्रस्त तेज आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी, मैं जहर खा लूँगी श्याम, मैं ऐसी लड़की का मुंह नहीं देखूंगी। और श्याम बुआ को समझा रहा था। काफ़ी देर में जब वो शांत हुई तो उनके पास अपनी पत्नी राधा को छोड़कर वो गौरी के पास आया। वो बहुत गंभीर था। तुमने ऐसा क्यों किया गौरी? जो हो गया वो तो बदला नहीं जा सकता, इसीलिए मैं जा रही हूँ भाई साहब। उसका दृढ़ स्वर सुनकर श्याम स्तब्ध रह गया। तुम्हें जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए गौरी। माँ आखिर माँ है, गुस्से में आकर कह दिया तो क्या हुआ? जो माँ बेटी की खुलेआम इज्जत उतार ले, उस माँ के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची। जिस तरह उन्होंने तमाशा बनाया। एक बड़ी सी हिचकी उसका शरीर हिला गई। अब मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। बताशे बांटे, ढोलक बजवाएं, जो चाहें सो करें। कहाँ जा रही हो? श्याम ने देख लिया कि गौरी से इस समय विवाद करने में फायदा नहीं। साबिरा के पास, गौरी ने कहा। वो पर्स हाथ पे लिए चलने को तैयार थी। कमरे से बाहर निकलने पर देखा कि अम्मा दीवार से सटकर खड़ी बातें सुन रही थीं। गौरी निर्मम बन गई। उसने उधर एक भी दृष्टि न डाली। श्याम ने संग संग आकर कहा, तुम्हें पहुंचा आऊं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप और भाभी आज यहीं रहिएगा। गौरी चली गई। श्याम ने लौटकर बुआ को अचेत पाया। भीतर राधा उनको होश में लाने का प्रयत्न कर रही थी। होश में आकर अम्मा फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगीं। गौरी चली गई? हठीली लड़की थी, क्या उसी लड़के से शादी कर लेगी? वहीं रहेगी, आएगी नहीं? श्याम डॉक्टर को बुला लाया था। उसने एक इंजेक्शन दे दिया और उन्हें नींद आ गई। राधा और श्याम काफ़ी देर तक उनके पास बैठे रहे। अम्मा एक ऐसे परिवार से आई थीं जहां हर काम बंधे समय से हो जाता था।
लड़कियों की विदाई, लड़कों की शादियां, बाल बच्चे, सब पुरानी बंधी लीक पर चलता चला जा रहा था। उन्होंने अपनी दो लड़कियां सावित्री और पार्वती की शादी 16-17 साल में कर दी थी। दोनों लड़के छात्रावस्था में ही बच्चों के पिता बन गए थे। ऐसे परिवार में एक अनहोनी बात हो गई कि गौरी कुंवारी रह गई। उसके पिता को शौक लगा कि उनकी सबसे सुंदर, सबसे लाडली बेटी गौरी पढ़ लिख जाए। पत्नी के लाख विरोध करने पर भी उन्होंने गौरी की पढ़ाई न रोकी। अम्मा कुछ ना कर सकीं। सावित्री कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। पार्वती के कोई बच्चा न था। इन दो दुखों के ऊपर तीसरा पहाड़, न गौरी शादी करने के पक्ष में और न उसके पिता। जिस साल वो एमए प्रीवियस में थी, उसी साल पिता भी न रहे। विधवा माँ, कुंवारी कन्या। अम्मा के दुख का पार न रहा। बड़ी बहू स्वभाव की तेज और बहुत हिसाबी किताबी थी। छोटी बहू थी बड़े बाप की बेटी, वो सास को कुछ समझती ही नहीं थी। ऐसी अवस्था में गौरी ने ही माँ को संभाला। मकान घर का था, 2 किराएदार पहले ही थे। ऊपर की मंजिल में श्याम आकर रहने लगा। पिता की मृत्यु के बाद 1 साल तक गौरी का विवाह होता भी कैसे। उस बीच उसने एमए कर लिया और सबकी इच्छा के विरुद्ध नौकरी भी कर ली। भाभियों ने मुंह बिचकाए, बहनों ने खुसर पुसर की, फिर सब शांत हो गए। अब रहमान की बात सुनकर कौन क्या कहेगा, इस विचार मात्र से अम्मा कांप उठी। वो ये भी जानती थी कि गौरी किसी की बात सुनेगी नहीं। स्वयं उनकी अपनी बेटी ऐसा अनाचार करे, ये उन्हें असह्य था। सुबह अम्मा जगी तो शरीर में बड़ा दर्द और शिथिलता थी। एकाएक उन्हें गत रात्रि की घटना याद आ गई और वो निष्प्राण सी हो गईं। उन्हें जगा देख राधा पास आई। आंचल माथे पर खिसकाकर उसने पूछा, कैसी तबीयत है? गौरी चली गई ना? राधा मंद मृदु कंठ से कहने लगी। गौरी बीबी नादान हैं, गुस्से में चली गई थीं। 11 बजे वे सब उन्हें वापस पहुंचा गए। साबिरा, उनकी माँ और उनके भाई भी थे। आपसे मिलने आए थे। सभी बहुत शरीफ हैं। आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे। गौरी बीबी को कसम दे गए हैं। मेरे सामने भी उन्हें डांटते रहे कि आपका जी क्यों दुखाया। अम्मा ने थक कर आंखें बंद कर लीं। फिर कहा, कहाँ बैठे थे? गौरी बीबी के कमरे में। धुलवा देना 2 बाल्टी पानी से। गौरी बीबी ने रात को ही धो डाला था। चारपाई भी धो दी। रात भर गौरी उसी भीगी ठंडी जमीन पर दरी बिछाकर पड़ी रही थी और छटपटाती रही थी। रात को उसे देखकर साबिरा ताज्जुब में आ गई थी। रहमान भी हक्का बक्का रह गया। गौरी ने सब कह सुनाया और यह भी बताया कि वो घर से चली आई है। रहमान और साबिरा ने आपस में बात करके तय किया कि गौरी का यूं आना ठीक नहीं। माँ माँ ही है, उसे वापस जाना चाहिए। साबिरा की माँ को इसका थोड़ा सा आभास था, पर वो नए विचारों की थीं। गौरी से उन्हें स्नेह भी था। वो साथ चलने को तैयार हो गईं। सब टैक्सी पर आए। रहमान ने गौरी से बार बार कहा कि अब वो उससे तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो माँ से माफ़ी नहीं मांग लेती। पर आप ही तो कह रहे थे कि वो राजी कभी नहीं होंगी, गौरी ने कहा। फिर भी, साबिरा ने कहा, मुनासिब यही होगा कि तुम अपने घर में रहकर ठंडे दिल से सोचो। जोश में आकर कुछ करना ठीक नहीं। गौरी रात भर रोती रही। उसे रहमान के आचरण पर आश्चर्य था। कितने विश्वास से वो घर छोड़कर चली गई थी, पर उल्टे उसी को रहमान ने डांटा। अब वो इस घर में कैसे रह सकेगी, कैसे मुंह दिखा सकेगी? और इस सब कांड के बाद जैसे अम्मा राजी हो ही जाएंगी, कभी नहीं मानेंगी। उसे रह रहकर रहमान पर क्रोध आ रहा था। राधा ने उसके पास लाकर चाय रख दी और कहा, बीबी उठो, अपने को ऐसे ना सताओ। तुम समझदार होकर बचपना कर रही हो। आखिर माँ हैं, बड़ी हैं, गुस्सा आ ही गया तो ऐसा क्या हुआ? राधा उससे उम्र में कुछ छोटी ही थी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर गौरी को उस दुख में भी हंसी आ गई। उठकर उसने चाय ले ली। कॉलेज जाओगी? खाना बना दूं? खाना नहीं खाऊंगी, गौरी ने कहा। कॉलेज में साबिरा ने गौरी का उदास फीका मुंह देखा तो उसे बहुत चोट पहुंची, पर उसने अपने को सांत्वना के 2 शब्द कहने में भी असमर्थ पाया। उसे न रहमान पर आश्चर्य था, न गौरी पर। गौरी किसी भी काम को तुरंत ही कर डालती थी। रहमान की आदत थी हर चीज़ खूब अच्छी तरह सोच विचार कर करने की। रात को देर तक रहमान साबिरा से बातें करता रहा था। उन दोनों में बहुत ही आत्मीयता थी। और जब रहमान ने उसे ये बताया कि वो अभी जल्दी शादी करने के पक्ष में नहीं है, तो साबिरा कुछ ना कह सकी। पर उसने पूछा, और गौरी से भी पूछा है कि वो क्या चाहती है?
रहमान ने धीरे से कहा, मैं गौरी की भलाई के लिए ही ये कह रहा हूँ। उसमें अभी बहुत बचपना है। जल्दी में हम शादी कर लें और बाद में वो अपने को ढाल ना पाए तो? तुम्हें ये पहले ही सोच लेना चाहिए था, कुछ तल्खी से साबिरा ने कहा। रहमान का मन हुआ कि कहे कि जैसे उसने जानबूझकर आगा पीछा सोचकर गौरी को चाहा था। वो तो आकस्मिक था। जब उसने पहली बार गौरी को देखा था तो स्वप्न में भी न सोच पाया था कि एक दिन वो उसके इतने निकट आ जाएगी। गौरी ने ना तो आत्महत्या की, ना ही उसे क्षय ही हुआ। पहले की तरह काम में व्यस्त रहती। सवेरे 8 बजे घर से चली जाती तो शाम को थक कर चूर होकर चारपाई पर पड़ जाती। जो कुछ सामने आ जाता खा लेती। महीने के आरंभ में 200 रुपये अम्मा के हाथ पर रख देती। पर अम्मा खुश न थीं। वैसे वो भी पहले की तरह काम में लगी रहती। घर आंगन रगड़ रगड़ कर धोती, बेसुरे कंठ से रामायण पढ़ती और आसपास भजन कीर्तन में कभी नागा नहीं करती। पर उनके हृदय में शांति न थी। वो चिंतित आंखों से गौरी को देखा करती। थाली में अगर कुछ खाना छूट जाता तो उन्हें मन ही मन बहुत दुख होता। अगर गौरी एक ही धोती 2 दिन लगातार पहनकर चली जाती तो उन्हें बड़ा त्रास होता। वो चाहती थी गौरी भी हंसे, पहले की तरह हर समय गुनगुनाती रहे, नए कपड़े खरीदे और पहने। पर कुछ कहने की उनमें हिम्मत न थी। उन्हें लगता कि उनकी अपनी बेटी अपरिचित सी हो गई है, एक दीवार बीच में आ गई है। अक्सर रात को उठकर उसके पलंग तक जाती, चुपके चुपके झांक कर देखती कहीं वो रो तो नहीं रही है। एक दिन वासंती की माँ बोली पड़ी, शादी क्यों नहीं कर देती गौरी की, अपने घर जाए, तुम भी चैन से राम भजन करो। बात उनकी समझ में आ गई। घर आकर बड़े बेटे को चिट्ठी लिखने बैठ गई कि गौरी के लिए वर तलाश करे। उनके कुछ दिन सुखद स्वप्नों में कटे। शादी होगी, मन रम जाएगा। पुरखे बुद्धिमान थे जो कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे। बड़ा बेटा लड़का ढूंढ ही देगा तो कर दूंगी शादी, भाग्य जग जाएंगे जहाँ जाएगी। गौरी को पता चला भाभी के खत से। उन्होंने परिहास में पूछा था कि वो कैसा पति चाहती है। गौरी की आंखों के आगे रहमान की आकृति आ गई। कुछ देर मरमाहत बैठी रही, फिर अम्मा से जाकर कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि शादी नहीं करूँगी, मुझे तंग मत करो। बैठे बैठे कुछ ना कुछ बेकार की सूझा करती है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। अम्मा चुप बैठी रहीं। क्रोध तो बहुत आया पर पी गईं। सोचा कि कहें कि शादी तो तुम सिर के बल करो रानी, पर यहाँ तो मामला ही टेढ़ा है। पर रहा ना गया तो कहा, क्या जिंदगी ऐसे ही काट दोगी? हाँ। स्वर में सख्ती लाकर माँ ने कहा, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं जहर खा लूँगी। इधर तुम्हारी डोली उठेगी, उधर मेरी लाश। तुम्हारी लाश क्यों उठेगी? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल में किसी तरह ठंडक पड़े। गौरी का गला भर आया। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, माँ थोड़े ही हूँ। तुम घुलती रहोगी और मैं खुश रहूँगी, तुम्हारे कहने का यही तो मतलब है। पर अपना धर्म भी तो है, धर्म कैसे छोड़ा जाए? अम्मा की बात का उत्तर न देकर गौरी चली आई। पर तब से शादी की बात बंद हो गई। अम्मा गौरी का हट जानती हैं। वो भी जैसे इन बातों से थक सी गई थीं। तभी कुछ लोग रामेश्वरम तीर्थ यात्रा को जाने वाले थे। उन्होंने गौरी को श्याम और राधा पर छोड़ा और स्वयं भी जाने की तैयारी करने लगीं। जाने से एक दिन पहले जब अम्मा यमुना स्नान करके लौट रही थीं, उन्हें बड़ी लड़की पार्वती की ननद मिल गई। उससे पता चला कि शादी के 11 साल बाद पार्वती की गोद भरने वाली है। अम्मा तरंगित हो उठी। उन्होंने भी न जाने कितनी मन्नतें मानी थीं। जल्दी जल्दी घर आईं कि गौरी को यह समाचार सुना दें, पर गौरी सो रही थी। अम्मा उसे जगाने को हुई पर रुक गईं। उन्होंने बेखबर सोती हुई गौरी को देखा। चिकने चिकने हाथ, उजली सुडौल बाहें। उनके मन में एक बबूला सा उठा। अगर वक्त पर शादी हो जाती तो उनकी ऐसी सुंदर लड़की कुंवारी ही रह जाएगी। उसके सिर पर किसी की छां नहीं रहेगी। उसकी गोदी में कभी बच्चे नहीं खेलेंगे। पर रहमान से शादी, इससे अच्छा तो यही है कि कुंवारी रह जाए। जानबूझकर नरक में कैसे गिरा जाए। गौरी हिली न डुली सोती रही। लंबी काली लकीर सी भौहें, कपोल पर छाए बंद पलक, चिकने चिकने हाथ, उजली उजली बाहें, नींद में रहने पर भी होठों में निशब्द क्रंदन। अचानक ही अम्मा ने अपनी आंखों में आंसू पाए। धोती के छोर से आंखें पोंछती जब वो बाहर आने लगी तो उनका सारा हर्ष बुलबुले की तरह विलीन हो चुका था। एक दिन अचानक भाई आ गए।
बड़े भाई से गौरी डरती थी। उन्होंने जब बड़ी गंभीरता से कहा, तुमसे कुछ बातें करनी है गौरी, तो उसका मन एक क्षण को कांप उठा। वो समझ गई कि बात और क्या होगी। टालने के इरादे से कहा, आज तो मुझे ज़रा जल्दी है, कॉलेज जाना है। शाम को सही, भाई ने कहा। फिर अम्मा के कमरे में देर तक खुसर पुसर होती रही। गौरी झटपट तैयार होकर बिना खाए ही जाने वाली थी कि राधा ने ऊपर से पुकार लिया, बीबी इधर से होकर जाना। उसने नाश्ता प्लेटों में सजा रखा था। गौरी से खाने को कहकर वो बच्चे को दुलराने लगी। गौरी देख रही थी कि राधा उससे कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है। क्या बात है भाभी, उसने पूछ लिया। भाई साहब आए हैं ना? शर्मा जी को जानती ही हो, जिनकी बहू 5 साल मर गई थी। गौरी कुछ कुछ समझ रही थी। हाँ, क्यों? वो राजी हैं। गले में फंसता कुछ निगल कर राधा ने कहा, अगर तुम्हें पसंद हो तो। गौरी स्तब्ध रह गई। राधा ने धीरे से कहा, उम्र ज़्यादा नहीं है उनकी, 34-35 के हैं, मोटर भी है। वो आगे भी कहती पर गौरी की आंखें देखकर चुप रह गई। तुम भी भाभी, गौरी ने कहा, रहमान को देखा है? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? कुछ देर चुप रहकर फिर बोली, सबसे कह देना भाभी कि गौरी का जवाब है नहीं, 1000 बार नहीं। चाहे शर्मा जी हों चाहे कोई और, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं समर्थ हूँ, मैं करूँगी वही जो मैं चाहूँगी। और वो चली आई। क्लास तो देर से थी। उद्भ्रांत सी लाइब्रेरी में बैठकर पत्रिकाओं के पन्ने उलटती रही। मोटर वाले शर्मा जी, नाराज भाई, दुखी कातर माँ, परेशान साविरा और रहमान, सबके चेहरे उसकी आंखों के आगे से गुजरते रहे। गौरी को पता था कि अब आगे की राह अकेली है। रहमान से एक बार पूछना शेष था। रहमान उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। उसके स्पर्श से गौरी को लगा कि दुख भरा अंतराल उसने इस क्षण की कल्पना पर ही काट दिया था। बैठो गौरी। रहमान स्वयं खड़ा रहा। गौरी ने एक बार आंखें उठाकर उसे देखा और फिर अपनी धोती का किनारा उंगलियों से समेटने लगी। गौरी, अब कब? जब कहें। सच? आंखों से गौरी ने कहा कि हाँ सच। कुछ देर बाद रहमान ने कहा, तुम्हारी छुट्टियां तो मई में होंगी, मैं भी तबादले की कोशिश कर रहा हूँ, शायद जयपुर हो जाए, सुना है अच्छा शहर है। फिर एकाएक पूछा, गौरी तुमने सोच लिया अच्छी तरह? सोचने की मोहलत तो आपने मांगी थी, फिर भी बाद में पछताओगी तो नहीं? नहीं। माँ का चेहरा पीछे ढकेलते हुए गौरी ने कहा, आज 29 मार्च है, तुम्हारा कॉलेज बंद होगा 10 मई को। 1 महीना 12 दिन बीच में है, बहुत जल्दी बीत जाएंगे। गौरी की आंखों में स्वप्न थे। रहमान उसे बाहर तक पहुंचाने आया। बोला, भूलना मत, 1 महीना 12 दिन। इस बीच खुद खुश रहना, इम्तिहान की कॉपी जांचना। और सुनो। गौरी चलते चलते रुक गई। रहमान ने वाक्य पूरा किया, सबको मेरी तरफ से 2-2 नंबर ज़्यादा दे देना। गौरी हंस दी। शाम को भाई ने उससे कोई बात नहीं की, बोले भी नहीं। रात की ट्रेन से वापस चले गए। अम्मा चूल्हे के पास बैठी बैठी रोती रहीं। वो गौरी के आगे चीखने चिल्लाने की व्यर्थता जान गई थी। बेटी है कि दुश्मन, कैसी सीधी सादी थी, लिहाज शर्म वाली। ये सब कांटे उसी साबिरा चुड़ैल के बोए हुए हैं। देखने में कैसी सुंदर और मन की कैसी काली। हाय राम, क्या होगा? गौरी उसी से कर लेगी शादी? उसका क्या, वो तो उसी दिन घर छोड़कर चली गई थी। ये सब पढ़ाने लिखाने का फल है। सावित्री और पार्वती की उम्र से शादी हो गई थी, अपने घर की हुई। पर यह गौरी, लड़का भी अगर खत्री बनिया या ब्राह्मण होता तो कोई बात ना थी, पर यह तो एकदम अधर्म है। अम्मा जितना ही सोचती उतने ही अधिक आंसू आते। एक दिन गौरी कॉलेज से वापस नहीं आई। अम्मा ने ठीक वक्त पर चाय नाश्ता तैयार कर लिया। पहले तो उन्होंने ख्याल नहीं किया, पर जब अंधेरा आंगन में झुकाया तो उनका मन आशंकित हो उठा। अगर सिनेमा गई होती तो भी आ जाती। वो हमेशा 3 बजे वाले शो में ही जाती थी और इधर तो कई महीनों से कॉलेज से सीधे ही घर आती थी। जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। गली में इधर उधर देखा, फिर दरवाजे पे ताला लगाकर सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। बसें लगातार आ जा रही थीं, पर गौरी किसी से न उतरी। अम्मा गौर से सोचने की कोशिश कर रही थीं। आज तो कोई भी खास बात न थी। रोज की तरह सादी धोती पहन कर गई थी। कहाँ रह गई लड़की? सच ऐसा रुलाया है इस लड़की ने
कि कहते नहीं बनता। सबसे प्यारी थी और सबसे ज़्यादा दुख दे रही है। वो और आगे बढ़कर बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। उनके चारों तरफ शोर था, भीड़ थी, पर गौरी कहीं ना थी। फैज़ बाजार की सारी गंदगी, कुरूपता रात्रि के अंधकार में खो गई थी। जगह जगह रंगीन न्योन लाइट्स चमक रही थीं। अम्मा आंसू भरी अनदेखी आंखें एक इश्तहार पे टिकाई थीं। कभी अंधेरा होता, कभी शब्द उभर आते। सामने एक प्रसिद्ध होटल का नाम न्योन लाइट्स में चमक रहा था। गई चली गई। अम्मा ने एक गहरी सांस ली। ऐसे लक्षण तो नजर आ ही रहे थे, पर उन्हें अंदर से विश्वास न होता था कि गौरी सचमुच चली जाएगी। अब वो किसी को क्या मुंह दिखाएंगी। सर्वनाश कर दिया इस लड़की ने। एक भूले क्षण में अम्मा गौरी का भविष्य चित्रित कर उठी। रहमान और गौरी, बच्चे भी होंगे, शायद देखने में अच्छे हों, पर क्या करना ऐसे बच्चों से। कोई गीता रामायण थोड़ी पढ़ेंगे, वे तो नमाज पढ़ेंगे, नमाज। अम्मा का हृदय जैसे किसी ने मसोस दिया। सहसा उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि गौरी घर पहुंचकर इंतजार कर रही हो। पैर घर की तरफ मोड़े, मन ही मन मन्नतें मांगे जा रही थीं। मेरी गौरी आ जाए गंगा मैया, हे महावीर स्वामी, चांदी का छत्र चढ़ाऊंगी, पीर बाबा फिरनी बांटूंगी और नई चादर चढ़ाऊंगी। मेरी बिटिया आ जाए, मेरी बिटिया कहीं अधर्मी के साथ न चली गई हो। वो नादान है, उसे समझ नहीं है। हे भगवान, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बरसों से तुम्हारा नाम जपती रही हूँ, मेरी लाज बचा लो, ये कलंक नाम पर ना लगे। घर में वैसा ही अंधियारा था। दरवाजे पर ताला लगा था। ताला खोलकर वो अंदर गईं। अंगीठी बुझ गई थी। एक आध कोयला राख की परत के अंदर से चमक रहा था। वो उसी तरह अंधेरे में दालान में पड़ी चारपाई पर लेट गईं। बाहर हल्की सी खटपट हुई। अम्मा जल्दी से उठी। आ गई, देखो कैसा मजा चखाती हूँ। पर वो वासंती की माँ थी, जामन मांगने आई थी। जामन की तो कमी नहीं थी, पर अम्मा ने टालने को मना कर दिया। जब देखो तब कटोरी लिए मांगने को तैयार हैं। उनका रूखा उत्तर सुनकर भी बासंती की माँ गई नहीं। बोली, अंधेरे में क्यों पड़ी हो, दिया बत्ती भी नहीं की। तुलसी जी अंधेरे में पड़ी हैं। भाड़ में जाए तुलसी जी, पड़ी रहे अंधेरे में, यही नतीजा मिला पूजा पाठ का। अम्मा ने चिड़चिड़ा कर कहा। सिर दुख रहा है बासंती की माँ, जाओ तो किवाड़ बंद करती जाना। बासंती की माँ ने चलते चलते तीर छोड़ ही दिया। गौरी नहीं आई अब तक, दुनिया घर आ गई और लड़की अभी बाहर ही रोल रही है। बासंती की माँ को आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें थके से कंठ से उत्तर मिला, किवाड़ बंद कर दो। शाम की ड्यूटी देर से ख़त्म होती थी। 11 बजे जब वो वापस आया तो अम्मा ने कहा, भैया खाना खाकर जरा गौरी को देख, आई नहीं है, दिल बैठा जा रहा है, कहीं कुछ चोट चपेट तो नहीं आ गई। वे रो पड़ी। श्याम ने भी वही सोचा जो अम्मा इतनी देर से सोच रही थी। बोला, घबराओ ना बुआ, मैं अभी साबिरा के घर होकर आता हूँ। वो साइकिल उठाकर चला गया। सोते बच्चे को लेकर राधा भी नीचे आ गई। अम्मा से बहुत कहा, पर वो उसी तरह ढीली चारपाई पर पड़ी रही, ना कुछ खाया न पिया। आंखें खोलकर कभी कुछ अंधेरे में देखने लगती, फिर थक कर आंखें बंद कर लेती। राधा ने बच्चे को चारपाई पर लिटा दिया और स्वयं चटाई पर पड़ी रही। जब उसकी नज़र अम्मा पर पड़ती तो उसका दिल छटपटा उठता। उसने गौरी को संबोधन कर मन ही मन कहा, तुम तो शायद सुखी हो बीबी, मगर तुमने ये अच्छा नहीं किया। श्याम तबका गया, बहुत रात को लौटा। अंदर से दरवाज़ा बंद कर राधा भी सो गई थी। दरवाज़ा खटखटाने का शब्द सुन अम्मा उठ बैठी। उठकर खोलने में एक क्षण झिझकी। उन्हें आशंका थी कि श्याम अकेला आकर आशा के क्षीण तंतु को भी न तोड़ दे, पर श्याम के साथ गौरी थी। उस धुंधले प्रकाश में भी अम्मा ने गौरी का रो रो कर फीका पड़ा हुआ मुख देख लिया। गौरी उन्हें धक्का सा देकर अलग करती हुई आंधी की तरह अंदर चली गई। अम्मा की समझ में न आया कि वो क्या करें, यहीं से चीख पुकार मचाने लगें या रुक जाएं। जब वो गौरी के पीछे जाने को मुड़ी तो श्याम ने उनका कंधा पकड़कर विचित्र से कंठ से कहा, बुआ उससे कुछ मत कहना, मैं उसे अस्पताल से लेकर आ रहा हूँ। दोपहर को रहमान का एक्सीडेंट हो गया था। एक क्षण चुप रहकर अपने को संयत करता हुआ बोला, बच नहीं सका बेचारा। बात पूरी तरह ग्रहण करने में अम्मा को कुछ समय लगा। वो उसी चारपाई पर धम्म से बैठ गईं। उनके सामने बड़ी लड़की सावित्री का चित्र आया। हाय मेरी गौरी भी। एक तीखी कटार सी उनके हृदय में बिंधती चली गई। राधा का बच्चा
कच्ची नींद से जाग जाने पर चीख कर रो उठा। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी अकेली राह। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह ही खूबसूरत, चुनिंदा और हिंदी साहित्य की माइलस्टोन कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।